दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में हम सॉल्व करेंगे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3। आइए सबसे पहले दोस्तों बहुलक एवं रेशे से संबंधित प्रश्नों को कवर करते हैं। देखिए आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऑप्शन है आपके ऊन, रेशम, चमड़ा या फिर नायलॉन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। दोस्तों बहुलक या पॉलीमर उच्च अणुभार वाले बड़े अणु होते हैं जो सरल अणुओं के परस्पर संयोग से बनते हैं। सरल अणुओं के संयोजन की यह प्रक्रिया बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन कहलाती है। दोस्तों बहुलक जो प्राकृतिक बहुलक हैं उनमें ऊन, रेशम, चमड़ा और प्राकृतिक रबर तथा सेलुलेज ये प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं। और कृत्रिम बहुलक या संश्लेषित बहुलकों में प्लास्टिक, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, नायलॉन, बैकेलाइट, पॉलीवाइनिल क्लोराइड और कृत्रिम रबर आदि हैं। तो याद रखिएगा प्राकृतिक बहुलक नहीं है नायलॉन। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो ये क्या होता है दोस्तों? ये टेफ्लॉन बहुलक होता है, PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। इसको सामान्यतः टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। टेफ्लॉन का रासायनिक नाम एक बार फिर से सुनिए, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। और ये एक संश्लेषित बहुलक है। ये अत्यंत कठोर, चिकना और प्रतिक्रियाशील पदार्थ होता है जिस पर उष्मा, अम्ल और क्षार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए इसके विभिन्न उपयोग किए जाते हैं, जैसे न चिपकने वाले बर्तन यानी नॉन स्टिक बनाने में, अत्यधिक अभिक्रियाशील और संक्षारक रसायनों के कंटेनर बनाने में, और स्नेहक यानी लुब्रिकेंट के रूप में टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीएमाइड, पॉलीएथिलीन या पॉलीकार्बोनेट। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, पॉलीकार्बोनेट। दोस्तों पॉलीकार्बोनेट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का एक समूह है। यह एक कठोर और पारदर्शी प्लास्टिक है जो बिस्फेनॉल ए और फास्जीन की अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। बुलेट प्रूफ कांच के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट, थर्मोप्लास्टिक या लेमिनेटेड कांच की परतों का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि एक प्राकृतिक बहुलक या नेचुरल पॉलीमर है। देखिए बैकेलाइट, सेलुलोज, PVC या नायलॉन। तो उत्तर है दोस्तों सेलुलोज। देखिए सेलुलोज जो है लकड़ी, रेशम, त्वचा और रबर आदि ये प्राकृतिक बहुलक हैं, जबकि बैकेलाइट, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीथीन और नायलॉन ये कृत्रिम बहुलक के उदाहरण हैं। तो याद रखिएगा सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, PVC किसके बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है स्टाइरीन, एसिटिलीन, प्रोपीन या विनाइल क्लोराइड। तो सही उत्तर है दोस्तों PVC विनाइल क्लोराइड के बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। PVC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पॉलीवाइनिल क्लोराइड। यह एक कृत्रिम बहुलक होता है जो विनाइल क्लोराइड के बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह विद्युत का कुचालक होता है, जल प्रतिरोधी होता है और अत्यंत शक्तिशाली बहुलक होता है। इसका प्रयोग पाइप, विद्युत केबल, जल रोधी वस्तुएं, खिलौने आदि बनाने के काम में लाया जाता है। तो याद रखिएगा PVC विनाइल क्लोराइड के बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है बैकेलाइट, पॉलीएमाइड, टेफ्लॉन या पॉलीयूरेथीन। तो सही उत्तर है दोस्तों बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में पॉलीएमाइड, पॉलीपेराफेनेलिन, टेरेप्थलेमाइड नामक बहुलक का प्रयोग होता है और ये एक सिंथेटिक फाइबर होता है। इसका सामान्य नाम केवलार होता है और बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। तो दो चीजें हैं दोस्तों, बुलेट प्रूफ, देखिए आपसे पूछा गया है कि बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है और बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए दोस्तों पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो सही उत्तर है एथिलीन। देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। पॉलीथीन जो है एथिलीन के बहुलकीकरण द्वारा बनाई जाती है। पॉलीथीन विद्युत का कुचालक, नम्य और जल प्रतिरोधी होती है। इसका उपयोग पैकिंग सामग्री, ट्यूब, शीशी, तारों के आवरण आदि बनाने में
किया जाता है। तो याद रखिएगा, पॉलीथीन के संश्लेषण जो है, पॉलीथीन के संश्लेषण में जो है एथिलीन का प्रयोग किया जाता है या फिर एथिलीन के बहुलकीकरण द्वारा पॉलीथीन प्राप्त किया जाता है। अब आगे आइए देखते हैं दोस्तों ईंधन यानी फ्यूल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक ईंधन है, आपको बताना है। कोल गैस, टार, कोक या पेट्रोलियम। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेट्रोलियम। दोस्तों पेट्रोलियम पदार्थ ये प्राकृतिक ईंधन के अंतर्गत आता है और ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबे हुए जीवाश्मों से निर्मित होते हैं। तो याद रखिएगा, पेट्रोलियम प्राकृतिक ईंधन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोमबत्ती की ज्वाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला कथन है कि इसके दीप्त में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं और दूसरा कथन है कि इसका अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। तो दोनों ही कथन सही हैं, एक और दो दोनों। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। किसी पदार्थ के दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। मोमबत्ती के जलने पर उत्पन्न ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, ज्योतिहीन क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र। इसके दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। इसके अलावा अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है और ये ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र होता है जो कि नीले रंग का होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मोमबत्ती में इसके दीप्त में बिना जले कार्बन कण होते हैं और इसका अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया है कि बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, बायोगैस मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का मिश्रण है। बायोगैस एक जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक अपशिष्ट यानी गोबर, फसलों के अपशिष्ट भाग, फलों और सब्जियों के छिलके, मल आदि के अपघटन से उत्पन्न होती है। बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो याद रखिएगा, बायोगैस में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि भारी मोटर वाहनों के लिए ईंधन के रूप में डीजल तेल अधिक प्रयोग किया जाता है, इसका कारण क्या है। देखिए जो ऑप्शंस हैं ये सस्ता है, इंजन को कम नुकसान पहुंचाता है, कच्चे माल से उसका अधिक उत्पादन होता है या फिर उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है। दोस्तों भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग किए जाने का कारण यह है कि डीजल में कम गति से दहन का गुण होता है, इसलिए यह कम गति में भी उच्च टार्क उत्पन्न करता है जो भारी वाहनों के इंजन के लिए प्रमुख आवश्यकता होती है। टार्क उस बल की माप है जो किसी वस्तु को इसके अक्ष के चारों ओर घूमने में प्रयुक्त होता है। दूसरी बात यह कि भारी वाहनों के इंजनों में डीजल इंजन का दबाव अनुपात पेट्रोल इंजनों की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए ईंधन की बचत होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खाना बनाने के लिए घरों में प्रयुक्त की जाने वाली जो गैस होती है, ये देखिए खाना बनाने के लिए घरों में प्रयुक्त की जाने वाली जो गैस है वो किन गैसों का मिश्रण होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, खाना बनाने के लिए जो घरों में गैस प्रयोग की जाती है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों घरों में खाना बनाने के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का प्रयोग किया जाता है। ये एथेन यानी C2H6, प्रोपेन यानी C3H8 और ब्यूटेन यानी C4H10 का मिश्रण होता है। एलपीजी का ऊष्मीय मान बहुत अधिक होता है जो धुआं रहित ज्वाला के साथ जलती है, इसलिए ये एक अच्छा ईंधन होता है। दोस्तों एलपीजी एक गंधहीन गैस है, इसमें कोई महक नहीं होती है, ये वातावरण में मुक्त होने पर विस्फोट कर सकती है, इसलिए गैस के सिलेंडर में रिसाव का पता लगाने के लिए एक तीक्ष्ण गंध वाला एथिल मरकप्टेन गैस मिला दिया जाता है जिससे इसके रिसाव का पता लगाया जा सके। तो याद रखिएगा दोस्तों, खाना बनाने के लिए जो घरों में प्रयुक्त गैस होती है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है। ऑप्शन है सीटेन संख्या, स्वर्णांक, ऑक्टेन संख्या या योजित अनलेडेड यौगिक। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑक्टेन संख्या। दोस्तों पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या और सीटेन नंबर दोनों का प्रयोग ईंधनों की गुणवत्ता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। देखिए ऑक्टेन संख्या के माध्यम से क्या किया जाता है, स्पार्क प्रज्वलन आंतरिक दहन इंजनों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन जैसे पेट्रोल और विमानन ईंधन की प्रज्वलन प्रतिरोधकता प्रदर्शित की जाती है। और ऑक्टेन पैमाना 0 से 100 के बीच होता है जिसमें n हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या
सबसे कम 0 और आइसोऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या सर्वाधिक 100 होती है। इसके अलावा दोस्तों सीटेन संख्या के माध्यम से दबाव प्रज्वलक इंजन यानी कंप्रेशन इग्निटेड इंजन में प्रयोग की जाने वाले ईंधन जैसे डीजल इंजन की दहन गुणवत्ता और ईंधन के प्रज्वलन में होने वाले विलंब को दर्शाया जाता है। तो याद रखिएगा, ऑक्टेन संख्या दोस्तों पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है, पेट्रोल इंजन की, और सीटेन संख्या से डीजल इंजन की। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेट्रोल द्वारा लगी आग को बुझाने में जल अप्रभावशाली रहता है, इसका कारण क्या है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पानी और पेट्रोल चूंकि एक दूसरे में अघुलनशील हैं और पेट्रोल पानी के ऊपर जलने हेतु लगातार परत बनाता रहेगा, इसलिए पेट्रोल द्वारा लगी आग को बुझाने में पानी का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों, पानी पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में असमर्थ है क्योंकि पानी और पेट्रोल एक दूसरे के साथ अघुलनशील हैं और पेट्रोल पानी के ऊपर परत बनाकर जलता रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग नोदक या राकेटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, नोदक या राकेटों में ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जा सकता है। लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का मिश्रण। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, राकेटों में 2 प्रकार के ईंधन प्रयोग किए जाते हैं, ठोस ईंधन और द्रव ईंधन। नियंत्रण और दक्षता की कमी के कारण ठोस ईंधन की अपेक्षा द्रव ईंधनों का प्रयोग अधिक किया जाता है। द्रव ईंधन के 2 मुख्य भाग होते हैं, एक तो ईंधन और दूसरा ऑक्सीकारक। दोस्तों, राकेटों में द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग ईंधन के रूप में और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। ऑक्सीकारक द्रव ईंधन को अत्यधिक गहनता से जलने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित कर ली जाए ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह अवशोषक पदार्थ कौन सा है? तो ऑप्शन है हाइड्राइड, कोयला, सोपस्टोन या रेजिन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, हाइड्राइड। दोस्तों देखिए, हाइड्रोजन गैस बहुत कम तापमान पर पैलेडियम हाइड्राइड द्वारा अवशोषित कर ली जाती है ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। तो याद रखिएगा दोस्तों, गाड़ियों को चलाने के लिए जो हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप में जो प्रयोग की जा सकती है, और ये यदि हाइड्राइड या पैलेडियम हाइड्राइड द्वारा अवशोषित कर ली जाती है ताकि वह निर्वातक द्वारा कम तापमान पर मुक्त हो सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, विमानन ईंधन में ग्लाइकाल मिलाने के क्या कारण है? तो सही उत्तर है दोस्तों, विमानन ईंधन में ग्लाइकाल मिलाने से ये पेट्रोल के हिमकरण को रोकता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, विमानन ईंधन या एविएशन फ्यूल जो होता है वो पेट्रोलियम आधारित विशेष ईंधन है जो वायुयानों में प्रयोग किया जाता है। उड़ान भरने के पश्चात ऊपरी वायुमंडल में वायुयान के तापमान में कमी आती है और सामान्य स्थिति में ईंधन में घुले हुए जल से अलग होकर जमने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ईंधन को जमने से रोकने वाले प्रतिरोधक के रूप में ग्लाइकाल यानी एथिल ग्लाइकाल, एथिलीन ग्लाइकाल जो होता है इसको मिलाया जाता है और ये जल के हिमांक को, फ्रीजिंग पॉइंट को -43 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है। अब आइए देखते हैं उर्वरक एवं अपमार्जक यानी फर्टिलाइजर्स एंड डिटर्जेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न है दोस्तों, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वो क्या है? देखिए, नत्रजन या नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और फास्फोरस। तो कौन सा तत्व उर्वरक में नहीं पाया जाता है? उत्तर है दोस्तों हाइड्रोजन। उर्वरक ऐसे रसायन हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक हैं। उर्वरक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा माइक्रो। मैक्रोन्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बोरान, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, जिंक और सेलेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो उर्वरक में दोस्तों हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग करके दोस्तों किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन या नाइट्रिक अम्ल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, यूरिया यानी CONH2 का ट्वाइस ये एक कार्बनिक यौगिक है जिसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। इसमें 46.7% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होती है। यह एक रंगहीन, गंधहीन ठोस पदार्थ है जो जल में अति विलेय है। बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनिया और द्रव कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से होता है। यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक है जिसका प्रयोग फसलों को नाइट्रोजन आपूर्ति के लिए किया जाता है।
यूरिया वह प्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसका निर्माण प्रयोगशाला में 1828 में एक कार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से किया गया था। तो याद रखिएगा, यूरिया के उत्पादन में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? ऑप्शन है आपकी यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो सही उत्तर है दोस्तों, मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ने वाला उर्वरक अमोनियम सल्फेट है। मृदा में अम्लीयता और क्षारीयता की माप मृदा के पीएच मान द्वारा की जाती है और मृदा का पीएच मूल्य जितना कम होगा मृदा उतनी ही अम्लीय होगी। उर्वरकों में अमोनियम सल्फेट मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है और अमोनियम सल्फेट का 1 मोल लगभग 132 ग्राम, 4 मोल लगभग 4 ग्राम हाइड्रोजन आयन का उत्पादन करता है। तो याद रखिएगा, अमोनियम सल्फेट मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है, साबुन बनाने में वनस्पति तेलों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब वनस्पति तेल या वेजिटेबल ऑयल अथवा जंतु वसा को कास्टिक सोडा अथवा कास्टिक पोटास के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लिसरीन के साथ उच्च वशीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं और यही लवण साबुन कहलाते हैं और इसकी उपर्युक्त प्रक्रिया साबुनीकरण या सपोनिफिकेशन कहलाती है। तो सही उत्तर है दोस्तों, साबुन बनाने में वनस्पति तेलों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस या P2O5 और नाइट्रोजन पाई जाती है? तो डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी का पूरा नाम होता है और इसका सूत्र होता है NH4 का ट्वाइस HPO4। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। डीएपी में देखिए 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों विश्व में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला फास्फोरस उर्वरक ये डाई अमोनियम फास्फेट होता है। इसके रासायनिक संगठन में 46% फास्फोरस और दोस्तों 18 से 21% नाइट्रोजन होती है। डीएपी के प्रयोग से अस्थायी रूप से मृदा के पीएच मान में वृद्धि होती है, यानी यह मृदा की अम्लीयता में कमी करता है, लेकिन लंबे समय तक इसका प्रयोग करने से अमोनिया का नाइट्रोजनीकरण होता है और मृदा पहले की अपेक्षा अधिक अम्लीय हो जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक मिश्रित उर्वरक है? देखिए, यूरिया, कैम, अमोनियम सल्फेट या एनपीके। तो सही उत्तर है अमोनियम सल्फेट। दोस्तों अमोनियम सल्फेट एक अकार्बनिक लवण है जो अमोनिया और सल्फेट के मिश्रण से प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग क्षारीय मृदाओं या एल्केलाइन सॉइल के उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो मिश्रित उर्वरक का उदाहरण है दोस्तों अमोनियम सल्फेट। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोजों के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन द्वारा की गई थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड या कहीं कहीं आता है कि गोल्डस्टीन के द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा। मेसान दोस्तों यूकावा ने मेसान की खोज की थी। पॉजिट्रॉन की खोज कार्ल एंडरसन द्वारा की गई थी। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था और सबसे पहले परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। दोस्तों देखिए, परमाणु क्रमांक जो है इसका व्यवस्थीकरण मोजले ने किया था। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और देखिए, आवर्त सारणी जिसको कि सबसे पहले मेंडलीफ ने बनाया था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण मोजले के द्वारा किया गया था। रेडियो सक्रियता हेनरी बेकोरल द्वारा इसकी खोज की गई और आवर्त सारणी दमित्री मेंडलीफ की खोज थी। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लाओजियर ने प्रतिपादित किया था और सापेक्षिकता का सिद्धांत आप जानते हैं आइंस्टीन का है। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसका मतलब होता है E बराबर mc², यानी एनर्जी द्रव्यमान और प्रकाश के वेग के वर्ग के अनुपात के गुणनफल के बराबर होती है। दोस्तों विद्युत अपघटन का नियम फैराडे द्वारा प्रतिपादित किया गया और पीएच मापक्रम आप जानते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये सोरेनसन द्वारा इसकी खोज की गई थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज आइंस्टीन द्वारा की गई और वैद्युत संयोजकता कोशेल द्वारा इसका जो है शुरुआत किया गया था। अब आइए देखते हैं तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए दोस्तों, कुल ज्ञात तत्व, तो अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। प्रकृति में 98 तत्व पाए जाते हैं और कृत्रिम तरीके से यानी संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा 24 तत्वों का निर्माण किया गया है। धातु तत्वों की संख्या इनमें 91 है। अधातु और उपधातु तत्वों की संख्या
इसमें अधातु 20 और उपधातु 7 हैं, तो ये 27 हो जाएगी। और एक प्रश्न बनता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये ऑक्सीजन है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है और सबसे भारी तत्व ऑस्मियम है। सबसे हल्का धातु तत्व ये लिथियम है दोस्तों, और द्रव धातु तत्व जो है वो पारा है। द्रव अधातु तत्व ब्रोमीन है, और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व चांदी है। विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है, तो ये ग्रेफाइट है, जो कि विद्युत का सुचालक है अधातु होते हुए भी। सबसे अधिक आघातवर्धनीय तत्व सोना है। सबसे अधिक विद्युत क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन है, और सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात करें तो ये सीजियम है। दोस्तों, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व कौन सा है, तो ये क्लोरीन होता है, और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। इसके अलावा सबसे प्रबल आक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन है, और सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग शून्य वर्ग है। दोस्तों, मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये है सोडियम। सोडियम अत्यंत ही अभिक्रियाशील होता है, जिसके द्वारा ये वायुमंडल की नमी को या वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर जल उठता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में रखा जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।